हेलो बच्चों, गुरु नीति कम प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर JEE मेंस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस सीरीज में प्रीवियस ईयर के आईआईटी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा बच्चों कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली अभी पूछे जा रहे हैं। ये आपके प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फिजिक्स का जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 16 में, वो है यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, मेजरमेंट्स एंड कम्युनिकेशन। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्या लिखा है। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.5% लॉन्गर। द परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। ध्यान देना बच्चों, वॉल्यूम अनचेंज्ड है। अगर वॉल्यूम बदल नहीं रहा तो रेसिस्टेंस L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना। रेसिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं रो L बाई ए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को वॉल्यूम बाय लेंथ लिख सकते हो, फिर ये रो L स्क्वायर बाय वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा L बाई L इंटू 100। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये 0.5% है, इसकी वैल्यू 0.5। तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा, 1%। 1.0% लिख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज आर 0.05 मीटर एंड 100 रेस्पेक्टिवली। तो सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और एक डिवीजन की वैल्यू क्या है, 0.05। ये पिच है, सॉरी पिच दिया हुआ है। पिच देने का मतलब मेन स्केल के दो कंसेक्यूटिव डिवीजन के बीच का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, 0.5 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल पर इसी को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट की वैल्यू हो जाएगी 0.5 बाई 100 मिलीमीटर। इसका मतलब 0.005 मिलीमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, when the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of the circular scale lies 3 divisions below the mean line। इसका मतलब इसमें जीरो एरर है, और क्योंकि ये बिलो द मीन लाइन है यानी इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करते हैं। फिर क्या लिखा है, रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल फॉर a thin sheet are 5.5 मिलीमीटर एंड 48 रेस्पेक्टिवली। अब हमें क्या बताना, थिकनेस। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो ध्यान देना। लीस्ट काउंट हमें मिल गया है। अब अगर रीडिंग की बात करें तो पहले मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे और ये है 5.5 mm। फिर सर्कुलर स्केल पर 48th डिवीजन जो है ये मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 48 इंटू लीस्ट काउंट 0.005। इसके अलावा जीरो एरर भी है और ये पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर को फाइनल रीडिंग में माइनस करते हैं, नेगेटिव जीरो एरर को प्लस करते हैं बच्चों। तो पॉजिटिव है, हम लोगों को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 3 डिवीजन यानी 3 इंटू 0.005। अब इसको सॉल्व कर लेना। ये सारा का सारा आंसर जो है वो सब एक ही यूनिट में, मिलीमीटर में है। सॉल्व करके ये आता है 5.725 mm, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखो ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 एटम्स इज गिवन बाय F इक्वल्स टू अल्फा बीटा exponential function of minus x square by alpha kt, where
x is distance, k is Boltzmann constant and T is temperature. Alpha and beta are two constants. The dimension of beta is, हमें क्या फाइंड करना बच्चों, बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये टर्म देखते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ है, ये पूरा का पूरा टर्म डायमेंशन लेस होगा। क्या लिखा है, एक्स स्क्वेयर बाई एल्फा के टी, के इंटू टी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर है, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 3/2 के टी। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ टी टेम्परेचर है और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका जो प्रोडक्ट है वो वर्क डन के यूनिट के बराबर होगा, यानी जूल के बराबर होगा। इसकी जो डायमेंशन होगी वो भी वर्क डन के डायमेंशन के बराबर होगी। तो अब हम लोग ऐसे लिख देते हैं, अभी तो ये एम एल टी था, कोई डायमेंशन नहीं था, अल्फा का डायमेंशन चाहिए, अल्फा को उस तरफ लिख देते हैं, अल्फा का डायमेंशन इधर लिख दिया। यहाँ पर क्या, ऊपर में डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर और नीचे ये वर्क डन है एम एल टू टी माइनस टू। एल से ये एल कैंसल हो जाएगा, यानी अल्फा का जो डायमेंशन है हम लोग लिख सकते हैं एम माइनस वन टी प्लस टू, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो एम माइनस वन और टी टू द पावर प्लस आ जाएगा। तो डायमेंशन ऐसे लिख देंगे, एल जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि आप लिख सकते हो। तो अल्फा मिल गया। अब देखो ये फोर्स है, ठीक है ना, तो फोर्स का डायमेंशन अल्फा और बीटा के डायमेंशन के बराबर होगा, इसलिए बीटा का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं फोर्स और अल्फा के डायमेंशन का ये रेशियो। फोर्स का डायमेंशन पता है बच्चों क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और यहां पर हम लोग लिखेंगे एम माइनस वन टी टू। तो ये ऊपर चला जाएगा, एम टू आ जाएगा, एल वन तो है ही पहले से, टी माइनस फोर आ जाएगा। देखें कोई आंसर मैच कर रहा है, एम टू एल टी माइनस फोर, इसका सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं यंग्स मॉडुलस ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, v टू दी पावर a मान लेते हैं, फिर a टू दी पावर b और f टू दी पावर c के इक्वल। डायमेंशनली इक्वल है तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखो ये जो यंग्स मॉडुलस है इसका डायमेंशन हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक वही होता है जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, तो m l माइनस वन टी माइनस टू, यंग्स मॉडुलस का ये डायमेंशन हो जाएगा। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या एम एल टी माइनस टू और डिवाइडेड में एल टू है तो एक एल कट जाएगा, एक एल ऊपर इस तरह से आ जाएगा। ये यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन लिख दिया बच्चों। फिर ये v जो है वो स्पीड है, तो स्पीड के लिए एल टी माइनस वन लिख देते हैं, ये a लिखा है। a जो है वो एक्सेलरेशन है, यानी कि एल टी माइनस टू, और उसके बाद f फोर्स है, तो फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, m l t माइनस टू और इस पे पावर c आ जाएगा। यह डायमेंशनली करेक्ट है बच्चों। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब यहां पर जो टोटल m के पावर हैं और इस तरफ जो आएगा दोनों इक्वल होगा। एक बार लिख लें, देखो यहां पर m पे पावर 1 है, इस जगह m पे पावर क्या है देखो तो c के इक्वल होगा। समझ में, एक स्टेप में और लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। m1 l माइनस वन टी माइनस टू। अब यहां पर क्या लिखेंगे, एम सी, एम टू द पावर सी, फिर एल पे क्या आएगा देखो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर यहां पर t के लिए लिखेंगे माइनस a माइनस टू बी माइनस टू सी। अब इक्वेट कर देते हैं तो c की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1, c आ गया 1, ठीक है। फिर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया माइनस वन।
अगर आप c की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो a प्लस बी माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या है, माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c इक्वल्स टू माइनस 2, यानी हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 2। c की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो ये भी 2 कट जाएगा। तो a की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, a प्लस 2b है ना, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, और a प्लस बी यहाँ माइनस 2 है तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस 2, और अगर b की वैल्यू प्लस 2 है तो आप a की वैल्यू माइनस 4 लिख सकते हो। अब जरा चेक करें, a पर माइनस 4 इसमें भी लिखा है, इसमें भी, ये दोनों में से कोई होगा, ठीक है। फिर b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस 2 है, और c की वैल्यू 1 है, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देखो ध्यान देना, फिफ्थ में क्या लिखा है, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ अ वायर इज। तो लीस्ट काउंट को हम लोग क्या लिखते हैं, एक जो यहाँ पर पिच है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, और ये किसके इक्वल है, 5 माइक्रोमीटर के इक्वल है, यानी n की वैल्यू आप लिख सकते हो 1 मिलीमीटर बाय 5 माइक्रोमीटर, 10 टू द पावर माइनस 3 है, ये 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है, यानी ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5, और ये कितना आ गया 200। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। देखो 6th में क्या लिखा है, एल आर सी एंड वी रिप्रेजेंट्स इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज रेस्पेक्टिवली, द डायमेंशन ऑफ L by R CV in SI यूनिट विल बी। हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है L by R, ये टाइम कांस्टेंट होता है, यानी इसका जो डायमेंशन होगा वो T के डायमेंशन के, यानी टाइम के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। फिर उसके अलावा एक और टर्म है नीचे C इंटू वी, हम लोग Q को लिखते हैं C इंटू वी, ठीक है, और Q के लिए डायमेंशन, यानी हमारे पास जो डायमेंशन है L बाई आर सी वी का डायमेंशन चाहिए, और L बाई आर सी वी के डायमेंशन को हम लोग लिख सकते हैं एक तो टाइम कांस्टेंट और दूसरा चार्ज के डायमेंशन के बराबर। तो टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन तो T हो जाएगा, और चार्ज को लिखते हैं A इंटू टी, इसका डायमेंशन, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन A टू दी पावर -1, और ये A -1 फर्स्ट आंसर है, यानी 6th का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो 7th में लिखा है SI यूनिट, इन SI यूनिट द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट। अगर इसका उल्टा होता वो रेसिस्टेंस होता है बच्चों। खैर अभी हम लोग इसका डायमेंशन फाइंड करेंगे, तो इसको क्या करें, ऐसे लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब ये 1 बाई म्यू नॉट, स्क्वायर रूट में जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है स्पीड ऑफ साइंड, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, तो इस जो नीचे का टर्म था उसको स्पीड ऑफ लाइट लिख दिया, और ऊपर में क्या टर्म आया, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब हम लोग इसका पहले यूनिट लिख लें, फिर डायमेंशन आराम से आ जाएगा। यूनिट की बात करते हैं, देखो C ये मीटर पर सेकेंड होता है, और अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट आएगा उसको कैसे लिखते हैं, चार्ज के लिए कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गया। ठीक है,
तो 1 मीटर यहाँ पर कैंसल हो जाएगा, सेकंड नीचे है, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर सेकंड, इतना आ गया। न्यूटन मीटर को जूल लिखते हैं, तो अब डायमेंशन हम लोग आराम से लिख सकते हैं बच्चों। देखो C ये क्या है, कूलम है, कूलम के लिए Q AT लिखते हैं, यानी कि A स्क्वायर T स्क्वायर, ये ऊपर आ गया। नीचे है जूल सेकेंड, जूल के लिए हम लोग लिखते हैं ML2 T माइनस 2, और एक और T आएगा तो T माइनस 1 हो जाएगा। अब जरा देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, M ऊपर पहले A लिखा है तो A स्क्वायर रहने देते हैं, A स्क्वायर इसमें एक ही आंसर है, A स्क्वायर का यानी थर्ड हो जाएगा। अब बाकी हम लोग मिला लें, T3 आएगा, M माइनस 1 आएगा, L माइनस 2 आएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, कई बार हम लोग को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता बच्चों, ऑप्शंस देख करके, क्योंकि किसी और में A स्क्वायर नहीं है तो वहीं पर आंसर हो गया। ठीक है, ये था 7th। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, इफ सरफेस टेंशन S, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and Planck's constant H were to be taken as the fundamental units, the dimensional formula of linear momentum would be। फिर से सेम हम लोग क्या लिखेंगे, देखो H जो है ना इसका डायमेंशन E इक्वल्स टू एच न्यू लिखते हैं हम लोग, E इक्वल्स टू एच न्यू, तो वहां से इसका डायमेंशन मिल जाएगा एनर्जी इनटू, जो न्यू का मतलब पर सेकंड होता है यूनिट, तो जूल सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी, और डायमेंशन हो जाएगा ML2 T माइनस 1। ये समझ में आया ना। देखो मैंने क्या लिखा, E इक्वल्स टू एच न्यू, इसका यूनिट है जूल, H का यूनिट हमें फाइंड करना है, और ये पर सेकंड था, तो जूल सेकंड, ये H का डायमेंशन यूनिट लिख दिया, अब उस यूनिट से डायमेंशन आ गया, सिंपल है। तो देखो एक तो H मिल गया, अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन पता है, kg मीटर स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि ml स्क्वायर। सरफेस टेंशन का लिख लें, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, MLT माइनस 2 बाई L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, MT माइनस 2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिख ही लेते हैं ना, kg मीटर स्क्वायर यानी ML2, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, डायमेंशनल इक्वेशन एक तैयार करना है, सबको मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम P है, और P प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले S लिखा है, S टू द पावर A, फिर ऑप्शंस में I है, I टू द पावर B लिख दो, फिर उसके बाद H लिखा है, H टू द पावर C लिख दो। सिंपल हो गया। मोमेंटम को इक्वल, डायमेंशंस को इक्वल करते हैं। मोमेंटम के लिए क्या लिखते हैं, kg मीटर पर सेकेंड, यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, सिंपल आ गया। सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन के लिए m t माइनस 2, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया m L2, और उसके बाद एक और टर्म है ये प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए m L2 T माइनस 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब तो क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। आप 3 इक्वेशन लिख लोगे, देखो मैं लिख करके बता देता हूँ, M1 L1 T माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा M पर पावर जो आएगा एक्सपोनेंट्स A प्लस B प्लस C आ जाएगा। फिर अगर L की बात करें तो L पर आएगा 2B प्लस 2C, ठीक है। और T की बात करें, यहां लिख देते हैं T, तो T के लिए आएगा माइनस 2A माइनस C। ये समझ में आया, यही लिख देते हैं माइनस 2A माइनस C। अब यहां से 3 इक्वेशन बन जाएंगे।
एक तो a प्लस बी प्लस सी ये 1 के इक्वल होगा, दूसरा l के लिए क्या लिख सकते हैं 2b प्लस 2c ये भी 1 के इक्वल होगा, और तीसरा t के लिए हम लोग लिख सकते हैं -2a माइनस सी ये -1 के इक्वल होगा। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद a b c मिल जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 0। ठीक है, आप चेक करके देख लो, अगर 1/2 1/2 0 पुट करते हो 1। वैसे तो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड यूजिंग अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन ये कितना है 30 सेकेंड्स। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग मीटर स्केल, लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, और जो लेंथ आ रहा है वो कितना 55 सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ g, तो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी। अगर आप स्क्वायर करोगे तो t स्क्वायर ये 4 पाई स्क्वायर l बाई जी के इक्वल आएगा। g को इधर लिख दें, g इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर l, ये स्क्वायर लिखा है, ठीक है, पाई 4 पाई स्क्वायर, चलो इसको मिटा के ही लिख देते हैं, 4 पाई स्क्वायर l डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। अब l और t इसी में तो एरर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर चाहिए, डेल्टा g बाई जी इंटू 100। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा l बाई एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा t बाई टी इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आ जाए। अब ध्यान देना, लेंथ के लिए लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर में, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, और ये 55। फिर 2 डेल्टा टी कहाँ लिखा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लिखा है, और टाइम है 30 सेकेंड्स इंटू 100। बस इसको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 6.8 आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा 6.8%। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें क्या लिखा है, इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब द मास एंड एज लेंथ आर मेजर्ड एज। ये मास के लिए दिया हुआ है और ये लेंथ। हमें क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। बहुत सिंपल है बच्चों, डेंसिटी को लिखना मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर क्यूब है तो एल क्यूब। ठीक है, अब लेंथ यहाँ गिवन है, मास गिवन है, एरर की बात करें, एरर सिर्फ रिलेटिव एरर है, ठीक है ना, रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज नहीं लिखना, रिलेटिव एरर में ये यूनिट भी नहीं आता एक्चुअली। तो देखो डेल्टा m बाई एम लिख देंगे और 3 डेल्टा l बाई एल, वैल्यूज को पुट कर दो। डेल्टा m 0.1, उसके बाद 3 डेल्टा l में 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये तो कितना आ गया 0.01 और यहाँ पर 0.3, तो ये आ जाएगा 0.31 के इक्वल। 0.31 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है, तो इसको हम लोग सेकेंड आंसर को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 में लिखा है इन द फॉर्मूला x इक्वल्स टू 5yz स्क्वायर, x एंड z हैव डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ y इन SI यूनिट। थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों।
एक्स और जेड दिया हुआ है, एक्स का डायमेंशन किसके इक्वल है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q बाई वी लिखते हैं ना, कैपेसिटेंस को Q बाई वी। और ये जो है वोल्ट, वोल्ट का ऐसा यूनिट होता है जूल पर कूलम, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट लिखते हैं, ऐसा यूनिट तो वोल्ट है, और वोल्ट को हम लोग जूल पर कूलम लिख सकते हैं। और ये चार्ज के लिए भी कूलम, यानी कूलम स्क्वायर बाय जूल, ये इसका यूनिट हो गया। अब डायमेंशन लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, जूल के लिए ml2 t माइनस 2। तो देखो क्या आ जाएगा, m l माइनस 2 m माइनस 1, दोनों ऊपर चला गया ना, माइनस में आ गया। फिर t की बात करें तो t पे यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा, और a2, ये क्या मिल गया? x का डायमेंशन। अब z जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड। देखो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं F इक्वल्स टू I L क्रॉस B। एल बी साइन थीटा भी होता है, साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? पहले यूनिट जो टेस्ला होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, करंट के लिए एम्पियर, लेंथ के लिए मीटर। अब डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन देखो न्यूटन के लिए लिखेंगे ml/t माइनस 2, एम्पियर के लिए तो a ही लिखना है और मीटर l, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, l से l क्या बचेगा? m t माइनस 2 a माइनस 1, सिंपल आ गया। डायमेंशन किसका मिल गया? x का और z का मिल गया। अब हमें चाहिए डायमेंशन y का, यही तो फाइंड करना, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ y। तो देखो y के डायमेंशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x का डायमेंशन डिवाइडेड बाय z के डायमेंशन का स्क्वायर, लिख सकते हैं। x का डायमेंशन यहाँ लिखा है m माइनस 1 l माइनस 2 t प्लस 4, t प्लस 4 a2। अब नीचे में z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर को आप लिख सकते हो m स्क्वायर t टू दी पावर माइनस 4 a टू दी पावर माइनस 2। देखो अब वो फाइनल आंसर मिलाते हैं, m पर यहाँ जो पावर आएगा माइनस 3, यहाँ पे आ रहा है माइनस 3, एक ही आंसर है, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं l, तो l पे यहाँ माइनस 2 है, माइनस 2 आ गया। t पर पावर कितना है? 8, 4 और 4 8 आ जाएगा, फिर ये सब कुछ सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो बच्चों 12th में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस हैज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। बच्चों जैसे कि मैंने बताया ये तो होता ही है, फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, ये रेसिस्टेंस के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकाल लेते हैं, यूनिट से ही सॉल्व करते हैं, डायमेंशन भी आप सॉल्व कर सकते हो। आई स्क्वेयर आर इंटू टी, ये हीट एनर्जी होता है जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट में हम लोग बात करते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया जूल। अगर हमें यूनिट की बात करें, एस आई यूनिट, सीधा लिखते हैं ना, यूनिट ऑफ आर बेसिक टर्म्स में, तो क्या क्या आएगा? देखो एक तो ऊपर जूल आ जाएगा, और नीचे आई स्क्वायर यानी कि एम्पियर स्क्वायर आ जाएगा, और टी यानी कि सेकंड आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसको और फर्दर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग ऐसे लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, मैक्सवेल्स इक्वेशन यूज कर लिया। अब इसको आप लिख सकते हो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, देखो
1/ε0 इंटू 4πf, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं Q1 Q2/r²। यूनिट की बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट था, उसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, लिख दिया। मीटर से मीटर कट जाएगा। न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर को हम लोग जूल लिख सकते हैं, तो ये जूल हो गया। और कूलम है, कूलम को एम्पियर सेकेंड लिखते हैं, तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड को ऊपर लिख दें, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा जूल पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। ये आ गया इसका यूनिट। और यहाँ पर हमने यूनिट लिखा रेसिस्टेंस का, दोनों का यूनिट सेम है, तो आप कह सकते हो कि ये इक्वल होगा, यानी कि रेसिस्टेंस का डायमेंशन ये इसका डायमेंशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो, अदरवाइज तो सारा का सारा सॉल्व करेंगे। जैसे आर का पहले डायमेंशन यूनिट लिखा, डायमेंशन फाइंड करेंगे, फिर हर एक ऑप्शन को या तो आप बारी बारी से चेक करो या आप ऐसे लिख सकते हो। देखो मैं ये बता रहा हूँ, आर प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट टू द पावर ए एप्सिलॉन नॉट टू द पावर बी, फिर डायमेंशनल इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, फिर आंसर ला सकते हैं। वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में लिखा है डायमेंशंस ऑफ बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। हम सबको पता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का, यानी डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का डायमेंशन। तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, इसके डायमेंशन को लिख देते हैं। देखो एनर्जी के लिए mL2T-2 जूल का, और वॉल्यूम के लिए L3। अब ये इससे कैंसल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा mL-1T-2, mL-1T-2। देखो तो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है, तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट 14th देखो, इसमें क्या लिखा है, अ सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एट अ सर्टेन प्लेस। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, देखो लेंथ दिया हुआ है, फिर स्टॉप वॉच को यूज किया, रेजोल्यूशन यानी यहाँ से लीस्ट काउंट मिल जाएगा, टाइम दिया हुआ है, सिंपल एक ही जैसा फॉर्मूला है। क्या लिख सकते हैं, g इक्वल्स टू 4π² L/t², डेल्टा g बाई जी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में लिखा है ना, इंटू 100 कर दिया, तो डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2, ये प्लस लिखा है, 2 डेल्टा t बाई टी इंटू 100, वैल्यूज को पुट कर दो। डेल्टा L, देखो ये जो लेंथ लिखा है 25.0 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है वहां पर हम लोग देखते हैं ये 0.0 तक, डेसिमल के एक डिजिट तक हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, और ये 25 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी 1 सेकेंड लिखा है, टाइम है 50 इंटू 100, तो 50 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, इधर तो आ गया 4, और यहाँ पर ये 4 टाइम्स में कटेगा 0.4, तो 4.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 में क्या लिखा है, इफ द स्क्रू ऑन अ स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशंस, इट मूव्स बाय 3 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। इसका मतलब अगर हम लोग पिच की बात करें तो पिच क्या हो जाएगा, 3/6 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। अब लिखा है इफ देयर आर 50 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज, लीस्ट काउंट क्या लिख देंगे, 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50 डिविजन्स हैं, तो इसको हम लोग 0.01,
ठीक है ना, अगर 1 0 करोगे तो 0.05, फिर 5 से डिवाइड कर दिया, मिलीमीटर में आएगा। मिलीमीटर में ऐसा नहीं लिखा, देखो सेंटीमीटर में लिख देते हैं 0.001 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यहां लिखा है क्वांटिटी f इज गिवन बाय f इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ hc टू द पावर 5 ओवर g, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? f का डायमेंशन। बहुत सिंपल है, पहले आप सबका डायमेंशन लिखो। h क्या लिखते हैं? जूल सेकेंड, यानी m L2 t माइनस 1, फिर c LT माइनस 1, फिर g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर यूनिट की बात करें तो g का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन के लिए MLT माइनस 2, डिस्टेंस यहाँ L स्क्वायर और ये किलोग्राम स्क्वायर होता है m स्क्वायर। यानी डायमेंशन अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? m पर यहाँ -1 आ जाएगा, L3 t माइनस 2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर f का डायमेंशन फाइंड करना है बच्चों। स्क्वायर रूट यानी हाफ कर देंगे, m L2 t माइनस 1, फिर पावर 5 है तो यहाँ L5 आएगा, t यहाँ पर -5 लिख देंगे t के करस्पॉन्डिंग, g m माइनस 1 L3 t माइनस 2 और यहाँ पर पावर हाफ। पहले तो आप लिख दो m स्क्वायर, फिर L5 2, कितने हो गए? 7, 7 माइनस 3 4, फिर उसके बाद t या -5 है, -2 है, -1 यानी -6 और +2 -4। अब देखो ये क्या आ गया? इसका डायमेंशन आ जाएगा m L2 t माइनस 2, और ये जो डायमेंशन होता है ये डायमेंशन एनर्जी का होता है, वर्क डन का होता है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस देखिए, जितने ऑप्शंस हैं उसमें से थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो 17 में क्या लिखा है? द डायमीटर ऑफ हाइट, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, डायमीटर और हाइट, ठीक है, आर मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल। ये मेजर्ड वैल्यू है डायमीटर की, ये h की। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले वॉल्यूम को लिखते हैं पाई आर स्क्वायर h। अगर डायमीटर के टर्म में लिखोगे तो पाई डी स्क्वायर बाई h आएगा। पाई की वैल्यू 3.14 लिखेंगे, फिर देखो डायमीटर 12.6 ले लेना और हाइट ये 34.2, वो भी देखो सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। सॉल्व करके ये रफली आता है 4260 के अराउंड। ठीक है, 4.60 के अराउंड आता है रफली। अब इसके बाद हम लोगों को फाइंड करना है डेल्टा V। तो डेल्टा V बाई V को क्या लिखेंगे? देखो यहां से लिख रहे हैं 2 डेल्टा D बाई D प्लस डेल्टा H बाई H, और डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी 2 डेल्टा D बाई D प्लस डेल्टा H बाई H इंटू V। V की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, पुट कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 80। तो अब चेक करो कौन सा आंसर आएगा, 4260 प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें क्या लिखा है, इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट वेवलेंथ 800 नैनोमीटर ओनली 1% ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी is available as signal bandwidth. The number of channels accommodated for transmitting TV signals of bandwidth 6 megahertz are. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है,
तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो वेवलेंथ दिया हुआ है ना, इससे फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर सकते हो। देखो हम लोग ऐसे लिख दें c बाय लेमडा, तो c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लेमडा गिवन है 800 नैनोमीटर, इसको 8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर लिख सकते हैं। अब ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो 3/8 और 10 टू द पावर 15, या फिर आप इसको 30/8 इंटू 10 टू द पावर 14 लिख सकते हो। ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंसी मिल गई। देखो बैंडविड्थ लिखा है नंबर ऑफ चैनल्स एकोमोडेटेड फॉर टीवी सिग्नल ऑफ बैंडविड्थ 6 मेगाहर्ट्ज। तो 6 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ के कितने टीवी सिग्नल्स इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं, इसको फाइंड करने के लिए मान ले n है, तो n को हम लोग क्या लिख देंगे, ये जो न्यू है इसको 6 मेगाहर्ट्ज से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये तो हर्ट्ज में है। अच्छा, अब यहां पर एक और टर्म लिखा है 1%, ओनली 1% ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल, तो इसका 1% भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 30/8 और इसका 1% है तो 10 टू द पावर 14/100 लिख देते हैं, और 6 मेगाहर्ट्ज का मतलब है 6 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 6 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एक जीरो यहां से, चलो एक जीरो अभी ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान देना 5/8 को अलग कर दे। अब जो टर्म आया ये कितना है 10 टू द पावर 14/10 टू द पावर 6 प्लस 2 8, तो 14 माइनस 8 लिख देंगे ना, 6 आ जाएगा। यहां लिखते हैं 5/8 इंटू 10 टू द पावर 6, या फिर आप इसको 50/8 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख सकते हो, और 50/8 6.25 हो जाएगा, तो ये 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगा। टोटल इतने नंबर ऑफ चैनल्स होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 में क्या लिखा है, अ टीवी ट्रांसमिशन टावर हैज अ हाइट ऑफ 140 मीटर and the height of the receiving antenna is 40 meter. What is the maximum distance up to which signal can be broadcasted from this tower in line of sight communication, line of sight mode? तो देखो जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक तो dt और दूसरा dr, ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए और ये रिसीविंग एंटीना के लिए डिस्टेंस। फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2r इंटू एच, यहाँ एच टी लिख देते हैं, और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ 2r इंटू एच आर। बस अब देखो यहां पर ये दिया हुआ है एच टी, रिसीविंग एंटीना के लिए ये एच आर ऐसा यूनिट में दिया है, और आर क्या है यहाँ पर कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ है वो भी दिया हुआ है ऐसा यूनिट में। अगर सब कुछ पुट कर दें तो ये लगभग 65 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर आएगा, यानी कि 65 किलोमीटर के आसपास आएगा सॉल्व करने के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 में क्या लिखा है, द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो स्टेशन इज 250 किलोहर्ट्ज which is 10% of the carrier wave. If another amplitude modulated station approaches you for license, what broadcast frequency will you allot? 4 ऑप्शंस दिए हुए। देखो तो सबसे पहले क्या लिखा है कि 250 किलोहर्ट्ज है और ये 10% है, तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग लिखना चाहें ये क्या हो जाएगा 2500 हर्ट्ज, इसका 10 टाइम्स हो जाएगा ना, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका 10% 250 है, या आप ऐसे लिख सकते हो FC इंटू 10%
इज इक्वल्स टू 250 और यहां से ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब साइड बैंड को भी अगर हम लोग कंसीडर कर लें, एक एफ सी माइनस एफ एम और दूसरा एफ सी माइनस एफ एम करेंगे तो ये 2500 माइनस 250 कितना आ जाएगा? 2250 हर्ट्ज। और अगर आप एफ सी प्लस एफ एम लिखते हो तो ये 2500 प्लस 250 यानी कि 2750 ऐसा आ जाएगा। यानी कि इस रेंज में तो कोई और सिग्नल अलॉट किया ही नहीं जा सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इस रेंज में कोई दूसरा सिग्नल अलॉट कर दे, कोई दूसरा चैनल, तो ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचा कौन सा? ये दोनों बारी बारी से हमें चेक करना है। अगर इसको आप कंसीडर करते हो कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी इसका 10% कितना होगा? 290। अब इसका बैंडविड्थ कितना होना चाहिए? इसमें 290 प्लस करो, 290 माइनस करो। जब आप 290 माइनस करोगे तो इससे भी कम हो जाएगा ना। 290 माइनस करने पर क्या आएगा? 2610 हर्ट्ज, लगभग आप 2600 हर्ट्ज मान लो। तो इस रेंज में ही तो आया, इससे कम आ गया, ओवरलैप हो जाएगा ना। समझ रहे हो? इसका जो रेंज है वो 2250 से लेकर के 2750 तक है। अगर आप ये ऑप्शन लेते हो तो इसका रेंज जहां पर ओवरलैप कर जाएगा इतने से रीजन में, तो ये वाला भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब इसकी बात करें, एक अकेला ऑप्शन बचा तो ये करेक्ट ही होगा। इसको आप चेक कर लो, इसका अगर 10% आप फाइंड करते हो तो वो होगा 200 हर्ट्ज। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2200 और मिनिमम 1800। 2200 भी ले तो भी कहीं ओवरलैप नहीं करेगा, इसलिए ये जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से हम लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ध्यान देना। में क्या लिखा है? एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय VT इक्वल्स टू 10 इंटू 1 प्लस, देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, T सेकेंड्स में है। साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज आर, यानी लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो सबसे पहले जो सिग्नल दिया है उसको हम लोग लिख लें, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आएगा, फिर प्लस 10 इंटू 0.3 यानी कि 3 cos 2.2 इंटू 10 टू द पावर 4t, फिर साइन 5.5 इंटू 10 टू द पावर 5t, ऐसा आ जाएगा। अब देखो ध्यान देना, ये जो रिजल्ट है इसमें ये कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड आ गया, ये मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड है। ये टर्म क्या होगा? ओमेगा एम, और ये टर्म ओमेगा सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इस फॉर्म में लिखते हैं। हमें क्या फाइंड करना? साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, यानी कि साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एक हम लोग लिख सकते हैं एफ सी माइनस एफ एम, और इसको ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम बाई 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये। दूसरा, चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम अगर लिखते हैं बच्चों, ये देखो क्या है 5.5, तो इसको 55 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं ना। 55 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस ये कितना है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अगर पाई की वैल्यू 22/7 आप लेते हो तो ये एग्जैक्ट कैंसल हो जाएगा, और कैंसल हो करके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे लिखें, इसको अब मिटा देते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 55 माइनस 2.2
इंटू 10⁴, 2 इंटू 22/7 लिख सकते हैं 22। अब इसमें से आप अगर 11 कॉमन ले लो तो यहां ब्रैकेट में 5 बचेगा, यहां पर 0.2 बच जाएगा, इंटू 10⁴, यहां 7, नीचे 22। ये 11 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 4 आ जाएगा नीचे, ऊपर 4.8। तो इसको फर्दर हम लोग यहां लिख सकते हैं 4.8/4 इंटू 7 इंटू 10⁴। नीचे ही लिख लेते हैं, अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, तो अब ये टर्म है, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा, ये नहीं है ना, 5 माइनस 0.2 यानी कि 4.8, नीचे आ गया 4 इंटू 7 10⁴। 4 से ये 1.2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 12 इंटू 7 आ जाएगा क्या, 84, 8.4 था तो 84 किलोहर्ट्ज। एक तो ये टर्म आ रहा है, तो 84 एक आ गया। दूसरा अगर हम लोग यूज करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहां पर 5.2 आ जाएगा, और 5.2 आ गया तो ये 1.3 आ जाएगा। 30 इंटू 7 98 होता है, सॉरी 91 होता है, तो 91 किलोहर्ट्ज एक आंसर आ जाएगा। अपर साइड बैंड 84 किलोहर्ट्ज, लोअर साइड बैंड चेक करो इसके आसपास कौन सा आंसर मैच कर रहा है। 84 के आसपास ये है, 91 के आसपास ये है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट 22, देखो ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है, एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज प्लॉटेड बिलो। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, देखो यहां पर मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड भी है वोल्ट में, और यहां पर टाइम पीरियड भी गिवन है। हमें क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अबव सिग्नल। अब इसके लिए इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये ज्यादा है, टाइम ये ज्यादा है ना, तो ऐसा लिख देते हैं, टाइम पीरियड ज्यादा यानी फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम, ये मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, इसके लिए हम लोग 1/100 माइक्रो सेकेंड है, ऊपर 10⁶ आ जाएगा। ठीक है, ये मिल गया FM। फिर उसके बाद कैरियर वेव के लिए हम लोग यहां लिखते हैं, ये FC क्या हो जाएगा, 1/, ये टाइम है, देख रहे हो माइक्रो सेकेंड में टाइम इंटरवल दिया हुआ है, टाइम पीरियड, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको लिख सकते हो 8 ऊपर 10⁶। ठीक है, तो ये तो आ गया फ्रीक्वेंसी। यहां पर जो भी टर्म है उसमें हम लोग ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा m की वैल्यू हो जाएगी 2π इंटू FM, तो 2π नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर 10⁶ है, 2π इंटू 10⁴। ये आ गया, ओमेगा m मिल गया। अब ओमेगा c फाइंड करते हैं। ओमेगा c को 2π इंटू FC लिखेंगे, और FC हो जाएगा 10⁶/8। 2 से ये 4 टाइम्स में कट गया, तो आप इसको 10/4π इंटू 10⁵ लिख सकते हो ना, एक 10 को इधर लिख दिया, फिर 10/4 को 2.5 लिख दोगे बच्चों, ये आ जाएगा 2.5π इंटू 10⁵। फ्रीक्वेंसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। देखो ओमेगा सी कितना होना चाहिए, 2.5π इंटू 10⁵, इन दोनों में लिखा है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में से कुछ हो सकता है। फिर ओमेगा m है 2π इंटू 10⁴, दोनों में लिखा है। अब हम लोग को चेक करना है एम्पलीट्यूड, तो ध्यान देना, यहां से यहां तक का ये एम्पलीट्यूड जो 8 लिखा है, अब तो समझ गए ना कि फर्स्ट और थर्ड में से कुछ होगा। अब इन सबको मिटा देते हैं, ध्यान दो। ये जो मैक्सिमम है उसको हम लोग AC प्लस AM लिखते हैं, ये 10 गिवन है, और जो मिनिमम है, मिनिमम एम्पलीट्यूड,
उसको AC माइनस AM लिखा जाता है। और जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद AC आएगा 9, AM आएगा 1। सिंपल है, 9 + 1 10 होता है, 9 - 1 8 हो गया। तो यानी कि कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड 9 लेना है। देखो यहाँ कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड 9 है और मॉड्यूलेटेड जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा उसका एम्पलीट्यूड 1 है। तो ये फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा, थर्ड इनकरेक्ट होगा। ये दोनों तो पहले ही इनकरेक्ट था। तो क्लियर हुआ ये। अब आगे बढ़ेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 100 वोल्ट कैरियर वेव इज मेड टू वेरी बिटवीन 160 वोल्ट एंड 40 वोल्ट बाय अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स? सिंपल, आप क्या लिखोगे? AC प्लस AM इक्वल्स टू 160 AC माइनस AM इक्वल्स टू 40। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद अगर ऐड करते हो तो और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सॉल्व हो जाएगा ना। AC और AM कितना आना चाहिए? 100 और 60, दोनों को प्लस करोगे इतना आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40। अब हमें क्या फाइंड करना है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू होती है बच्चों AM बाई AC 60/100.6। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। देखो इसमें क्या लिखा है? To double the converging length of a TV transmission tower, its height should be multiplied by। रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज हम लोग D से डिनोट कर दें। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √2R इंटू H। 2R इंटू H ऐसा होता है। हमें क्या करना है? इसको डबल करना है। अर्थ के रेडियस को चेंज कर नहीं सकते तो इसको आपको 4 टाइम्स करना पड़ेगा ना। अगर ये 4 टाइम्स हुआ तो 4 रूट के बाहर आएगा, तब ये जो रेंज है वो डबल हो पाएगा। क्वेश्चन में लिखा है हाइट को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 टाइम्स करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 24 था। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें लिखा है द वेवलेंथ ऑफ द कैरियर वेव इन अ मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क इज क्लोज टू। ये जो क्वेश्चन है बच्चों डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको देखो ये पता होना चाहिए मॉडर्न टाइम में अभी जो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज होता है 1550 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो सिग्नल है, या हम लोग कैरियर वेव की अगर यूज करें कैरियर वेव का वेवलेंथ तो मोस्टली ये वेवलेंथ यूज होता है। ठीक, अब इसके आसपास चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कैरियर वेव का जो वेवलेंथ होना चाहिए वो 1550 नैनोमीटर के आसपास होना चाहिए। ये मोस्टली यही यूज किया जाता है मोस्ट वाइडली। ठीक है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो 25 था। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में। देखो ध्यान देना बच्चों, 26 में क्या लिखा है? इन अ लाइन ऑफ साइट रेडियो कम्युनिकेशन अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर इज केप्ट बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 50 किलोमीटर। If the height of receiving antenna is 70 meter, then the minimum height of the transmitting antenna should be। अब ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड है, कैलकुलेशन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt प्लस dr। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 50 किलोमीटर, यानी 50 इंटू 10⁻3। dt को √2r HT और dr को √2r HR ऐसा लिख सकते हैं।
आर की वैल्यू ये गिवन है, ये कैपिटल आर हो गया, ठीक है। ये जो लिखा है रिसीविंग एंटीना के लिए यानी एच आर गिवन है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें एच टी फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशन अगर लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर के बदले 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 एच टी प्लस 2 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ये रेडियस लिखा। और एच आर की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है कितना, 70 मीटर, तो 70 पुट कर देंगे और ये 50 इंटू 10 टू द पावर 3 के इक्वल होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद एच टी की वैल्यू आ जाएगी 31.5 मीटर के अराउंड, ठीक है। सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट है, पहले आप इसको सॉल्व करके उस तरफ ले जाओगे, फिर जो आएगा उसको स्क्वायर करेंगे, काफी कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो 31.5 मीटर है और इसको आप लगभग 32 मीटर लिख सकते हो। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 में क्या लिखा है, अ सिग्नल A cos omega t is transmitted using V naught sin omega naught t as a carrier wave. Correct amplitude modulated signal is, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 3 टर्म्स आना चाहिए, एक तो ओमेगा सी का, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम बाई 2 का, मतलब ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होता है, बाई 2 नहीं, वो तो फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं, और एक टर्म ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम का, ठीक है। फिर से लिख देते हैं, चलो देखो, तो इसमें एक तो टर्म आता है ओमेगा सी, दूसरा टर्म आता है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और तीसरा टर्म आता है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, जैसे 3 टर्म्स आते हैं। अब ये 3 टर्म्स किसमें हैं, देखो ये है सिग्नल और ये है कैरियर वेव, इससे हम लोग ट्रांसमिट करें ना, तो यहां पर ओमेगा नॉट का एक टर्म आना चाहिए, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा वाला एक टर्म आना चाहिए, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा का एक टर्म आना चाहिए। इन सब में एक ऑप्शन नंबर 2 ही है जिसमें ऐसा लिखा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ये था 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। देखो अब इसमें क्या लिखा है, द फिजिकल साइज ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना इन द कम्युनिकेशन सिस्टम आर। हम लोग जो मॉड्यूलेट करते हैं बच्चों सिग्नल को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट इसलिए करते हैं ताकि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी क्योंकि ज़्यादा होती है तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, उसका रेंज ज़्यादा होगा, साइज ऑफ एंटीना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो साइज ऑफ एंटीना फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप यूज़ कर रहे हो साइज ऑफ एंटीना उतना ही कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर यही तो लिखा है, फिजिकल साइज ऑफ एंटीना ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड में लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी, यही करेक्ट है। मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी जो है ना बच्चों, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही कम होता है, उसका इफेक्ट नहीं के बराबर होता है, मेनली क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, देखो थर्ड में यहां मॉड्यूलेशन तो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, कैरियर फ्रीक्वेंसी पर। देखो बच्चों अब 29 में क्या लिखा है, a message signal of frequency 100 megahertz and peak voltage 100 volt is used to execute amplitude modulation on a carrier wave of frequency 3000 gigahertz and peak voltage 400 volt. The modulation index and difference between two sideband frequencies are, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड करना है और 2 साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस फाइंड करना है। 2 साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वो 2 FM के इक्वल होता है, ये समझ में आ रहा है। देखो
एक तो एफ सी प्लस एफ एम है, दूसरा एफ सी माइनस एफ एम है। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस लिखना हो तो ये डिफरेंस किसके इक्वल होगा? 2fm के इक्वल हो जाएगा। और fm की वैल्यू, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है, मैसेज सिग्नल, वो है 100 मेगाहर्ट्ज। यानी कि इसको हम लोग 2 × 100 × 10⁻6 लिख सकते हैं। देखो जो ऑप्शंस लिखा है वो 10⁸ के टर्म में है, ये आ गया। इसके अलावा हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी फाइंड करना है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू AM/AC। ठीक है। अब AM की वैल्यू 100 है, AC की वैल्यू है 400। ये 1/4 यानी कि 0.25 हो जाएगा। अब आंसर मिलाते हैं, 0.25 इसमें लिखा है, इसमें लिखा है। ठीक है। उसके अलावा ये 2 × 10⁸ इसमें नहीं लिखा है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्या लिखा है, गिवन बिलो in the left column are different modes of communication using the kinds of waves given in the right column। ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैच करना है। मैच करके 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच बिटवीन एंट्रीज इन द लेफ्ट एंड द राइट कॉलम। ठीक है। यहां पे क्या देखो, मोड लिखा है ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो, सोनार और मोबाइल फोन। इस तरफ है अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन अभी अभी मैंने बताया था 1550 नैनोमीटर मोस्टली यूज होता है। और ये जो 1550 नैनोमीटर है, ये ऑप्टिकल फाइबर, ये किस रेंज में आता है, रेड लाइट से ज्यादा होता है। 700 नैनोमीटर रेड लाइट के लिए वेवलेंथ लिखते हैं, तो उससे ज्यादा है ये इंफ्रारेड लाइट। ठीक है। तो इंफ्रारेड लाइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट, रडार के लिए हम लोग रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। फिर है सोनार, आप सबको पता ही होगा बच्चों, यूवी रेस का यूज किया जाता है सोनार के लिए। और अब बच गया क्या, मोबाइल फोन, इसके लिए माइक्रोवेव यूज करते हैं। ऑप्शंस मिला लो, AQ, AQ कहाँ लिखा है, ये 3rd में लिखा है, 4th में लिखा है। फिर BS, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं। C के लिए P होना चाहिए, यहाँ R है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। देखो इसमें क्या लिखा है, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट द कैरियर वेव इज गिवन बाय, ये कैरियर वेव का इक्वेशन दिया है और दूसरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इक्वेशन है। द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की, तो ये होगा AM/AC। AM देखो कितना दिया है 2 और AC क्या है 4, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा 0.5। 0.5 यहां लिखा है, 0.5 यहां लिखा है। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, तो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ωc माइनस ωm/2π, ये हो जाएगा लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो ωc माइनस ωm, देखो ये ωc है 20,000 पाई और ωm है 2000 पाई। डिवाइडेड बाई 2π, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा 10,000 माइनस 1000, यानी कि 9,000।
अब 9000 को क्या लिख सकते हैं, 9 किलो हर्ट्ज, 9 किलो हर्ट्ज यहां लिखा है, 1 करेक्ट हो जाएगा, 4th 3rd 2nd इनकरेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32, देखो इसमें क्या लिखा है, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 1 मिलीमीटर। मेन स्केल पर its vernier scale is divided into 10 divisions and coincide with 9 divisions of the main scale। जो जनरली वर्नियर कैलिपर में होता है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग लीस्ट काउंट यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, when the jaws are touching each other the 7th division of the scale coincide with a division of main scale and the zero of vernier scale is lying right side of the zero of the main scale। राइट साइड, राइट साइड में है, इसका मतलब पॉजिटिव एरर है, फाइनली हमें माइनस करना होगा। पॉजिटिव एरर को माइनस करते हैं, नेगेटिव एरर को प्लस करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर क्या लिखा है, when this vernier is used to measure length of cylinder the zero of the vernier scale between 3.1 centimeter and 3.2 centimeter and 4th vernier scale division coincide with main scale division। तो अब हमें लेंथ बताना है क्या होगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो बात करें बच्चों लीस्ट काउंट की। 1 मिलीमीटर का 1/10 होगा, 1/10 मिलीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि ये 9 डिवीजन है। देखो मेन स्केल का 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल का जनरली यही होता है लीस्ट काउंट। 1/10 यानी कि 0.1 मिलीमीटर, या आप इसको 0.01 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या लिखा है कि रीडिंग 3.1 और 3.2 के बीच है, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 3.1। क्लियर, 3.1 सेंटीमीटर। फिर लिखा है 4th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, लीस्ट काउंट इंटू 4। ये वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। अब हम लोग को जीरो एरर भी कंसीडर करना है। देखो इसमें जीरो एरर क्या लिखा है, 7th डिवीजन ऑफ द स्केल कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, और ये कहाँ है, राइट साइड में, यानी पॉजिटिव एरर है, माइनस करना होता है, तो -7 इंटू 0.01। अब ये फाइनल रीडिंग होगी, यानी जो कैलकुलेशन है, तो 3.14 माइनस 0.07 कितना आएगा, 3.07 सेंटीमीटर। ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 32 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इसमें लिखा है एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन दिया है, तो यहां से हमें पता चल जाए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, इतना तो क्लियर है। अब कैरियर वेव और मैसेज सिग्नल दोनों का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फाइंड क्या करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, मिनिमम और मैक्सिमम। ध्यान देना, अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो Vm को क्या लिख सकते हैं, 5 + 5 × 0.6 30 होता है। 3 लिख सकते हैं, cos 6280t sin 211 × 10⁴ लिख सकते हैं ऐसा। तो ये मिल गया AC, ये मिल गया AM। मैक्सिमम कितना होगा, दोनों का प्लस, 5 + 3 8। मिनिमम कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 2। तो एक 2, दूसरा 8। 2 कहीं नहीं लिखा है, 8 इसमें लिखा है, 8 इसमें लिखा है। तो 2 के नियरेस्ट ये देखो, ये कितना है 2.5 और ये 5 है,
तो ये आंसर नहीं करेंगे। अब इतने जितने भी ऑप्शंस है उसमें से जो नियरेस्ट आंसर है वो हमें आंसर करना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें सेकंड आंसर करेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। ये 33 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, यूनिट एंड डायमेंशन से। क्वेश्चन में लिखा है इफ स्पीड, एरिया एंड फोर्स आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। यंग्स मॉडुलस हम लोग मान लेते हैं, पहले एफ दिया ना सब में, एफ टू द पावर ए टू द पावर बी, वी टू द पावर सी। डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें, यंग्स मॉडुलस, ये इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एम एल टी माइनस 2 बाई एल स्क्वायर। फिर यहां फोर्स है एम एल टी माइनस 2, एरिया एल स्क्वायर, और उसके अलावा ये स्पीड दिया है, स्पीड को क्या लिखेंगे, एल टी माइनस 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम ए एल ए प्लस 2b प्लस सी, और t के लिए माइनस 2a माइनस सी। कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, सब में 1 लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक तो आंसर आ गया a1। फिर देखो 2a, ये माइनस 2a माइनस सी माइनस 2 के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस सी, ये 2 के इक्वल होगा, c की वैल्यू यहां से 0 हो जाएगी। अब आ गया आंसर, c की वैल्यू 0 इसी में है और कोई आंसर ही नहीं। आप सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, देखो इसमें क्या लिखा है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 0.02%। परसेंटेज चेंज इन इट्स मास डेंसिटी विल बी। देखो लेंथ में जो चेंज दिया है डेल्टा एल बाई एल, इसको हम लोग अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर है, अल्फा है, क्योंकि अल्फा का जो डेफिनेशन होता है हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से आप डेल्टा एल बाई एल लिख सकते हो बच्चों। अब देखो ध्यान देना, डेल्टा एल बाई एल ये 0.02% गिवन है, ठीक है। फिर अगर रेडियस में चेंज आएगा तो डेल्टा आर बाई आर को भी अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, ये भी 0.02% ही होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना, हमें क्या फाइंड करना है, मास डेंसिटी में जो एरर आएगा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को पाई आर स्क्वायर एल लिख देते हैं। सिलिंड्रिकल वायर, डेल्टा रो बाई रो इक्वल्स टू 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। तो देखो ये टर्म भी कितना है, 0.02, डबल करेंगे 0.04% आएगा, इसको डबल करेंगे ये तो डबल नहीं करना है, 0.02%, परसेंट में ही दिया है आपको, 100 से फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये रिजल्ट क्या आ गया, 0.06, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। देखो 36 में क्या लिखा है, इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, mL2T-2। पहले P लिखा है, फिर A, फिर T, तो P का डायमेंशन लिखेंगे, फिर A का डायमेंशन, फिर T का डायमेंशन, ठीक है। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम, mL_T-1, ठीक है ना, kg मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी। ये A है एरिया, और ये तो टाइम ही है,
क्या लिख सकते हैं, ml2t माइनस 2 इक्वल्स टू MALA प्लस 2B और t टू द पावर माइनस a प्लस c। कोई दिक्कत तो नहीं? a की वैल्यू 1 के इक्वल, a की वैल्यू 1, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, यानी ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। फिर a प्लस 2b किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, a प्लस 2b 2 के इक्वल है, a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2b 1 हो जाएगा, b की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू 1/2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यही आंसर करेक्ट होगा। आप चेक कर लो, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। देखो ये है -a प्लस c और ये -2 के इक्वल है, ठीक है ना। अब a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहां से c क्या आ जाएगा, -1। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन सिंपल थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। तो आपके जो प्रिपरेशन है उसके लिए ये वीडियो सॉल्यूशंस आपको बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।